कल अपन क्या टॉपिक पढ़ रहे थे, मेरे को टॉपिक का नाम याद दिला दो। कर्ट लेविन वाला, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रैटेजिक चेंज, है ना? आवाज आ रही है क्या? ऑनलाइन माइक पे नहीं आ रही लेकिन ना, ऑन नहीं है क्या? कोई, मेरे को लग रहा था आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हेलो। देखो बेटा, तो ये मेरे को लाना पड़ेगा, ये मेरे को अच्छा लगा यार, ये वाला, मतलब हमारे दूसरे वाले लगे हुए हैं, वो कोने कोने वाले नहीं होते वाले, जो सेटअप होते हैं, वो वाले से ज्यादा बेटर है। कहीं भी ले जाओ। वॉइस भी इसकी ठीक है, बहुत बुरी नहीं है, मैंने तो बहुत बुरी बुरी सुनी है। जो वॉइस ब्रेकेज आता है ना, इसमें ब्रेकेज नहीं है, सही है। चीज बढ़िया है, लानी पड़ेगी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, पेज नंबर बताना। 90, ये रहा। चलो बेटा, मैंने समझाने का काम तो मोस्टली 90 कल ही कर गया था मैं। कर्ट लेविन मॉडल ऑफ चेंज, देखो इसने भी एक चेंज का मॉडल दिया है, मतलब आप लोगों को चेंज करवाने के लिए दो तरीके हो गए ना। एक तो वो साधारण वाला, जनरल, और एक कर्ट लेविन वाला। कर्ट लेविन वाला मोस्टली तब लिखते हैं जब वो स्पेसिफिकली पूछे और आपको कुछ हिंट देगा वो। ठीक है, मैं सिखाऊंगा आपको कि कहाँ लिखना है कर्ट लेविन वाला और कहाँ लिखना है नॉर्मल वाला। चलिएगा, फिर भी आपको बता देता हूँ, कई लोग ज्यादातर कर्ट लेविन ही लिख के आते हैं। तो चलो, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये कल पढ़ लिया था अपन ने। सबसे पहले क्या करना जरूरी है सर? स्ट्रैटेजिक चेंज कराने के लिए क्या जरूरी है? अनफ्रीजिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके पुराने वाले एटीट्यूड्स, बिहेवियर, वो सब सेटल होके बैठे हैं। ये तो कल पढ़ लिया था अपन ने। अनफ्रीजिंग द सिचुएशन, पहले आपको अनफ्रीज करना पड़ेगा सर, बिकॉज द एनवायरमेंट इज सेट अप विद द, वो जमा हुआ, हाँ, फ्रीज्ड, वो जमा हुआ, इट इज फ्रीज्ड विद द ओल्ड थिंग्स। सही है। पुरानी एटीट्यूड्स, पुरानी हैबिट्स, पुरानी स्ट्रेटेजी, उनसे ये सेटअप वो हो चुके हैं, जमे हुए हैं। तो इनको ब्रेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेक करोगे तभी तो नई चीज अडॉप्ट करेंगे। तो पुरानी वाली को खत्म करना पड़ेगा, सो दैट द पीपल कैन स्टार्ट विद द क्लीन स्लेट। तो क्लीन स्लेट हो जाएगी तभी तो चालू होगा सर। पूरा साफ कर दो उसको, उनका दिमाग पूरा साफ कर दो, पूरा साफ कर दोगे तभी आप नई वाली से चालू करोगे। फिर अपन क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होता है? चेंजिंग द न्यू सिचुएशन। अब उनको नया चेंज उनके अंदर डालो, है ना? नाउ पुट द न्यू स्ट्रेटेजी टू द वर्क। ठीक है, नई स्ट्रेटेजी को लगा दिया काम पे, नई नई सिचुएशन पे डाल दो। अब नई सिचुएशन पे सर इजीली तो आएंगे नहीं, बिकॉज दे विल शो रेजिस्टेंस। नाटक करेंगे, बोला सर नहीं उठाया जा रहा है ये, नाटक करेंगे तो रेजिस्टेंस आता है। जब आप कोई नई चीज चेंज करोगे तो उनको रेजिस्टेंस आएगा सर। फिर कैसे कराओगे? तो उसके लिए उसके लिए एचसी केल्विन, क्या नाम है, कर्ट लेविन के बीच में उसका साला घुस गया। समझ रहे हो, होता है ना, बीवी का भाई सब जगह घुस जाता है। तो वो बीच में घुस गया क्वेश्चन में। क्या नाम है उसका? एचसी केल्विन। एचसी केल्विन प्रपोज्ड 3 ways फॉर चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन, कि यार नई सिचुएशन पे चेंज कराने के लिए। एचसी केल्विन ने बोला मैं भी बता दूं कि 3 तरीके। बोला हाँ बता दे। उसने बताया फिर 3 तरीके, कि भाई लोगों से काम करवाने के 3 तरीके हैं। अगर आप नई चीज पे उनको मूव कराना चाहते हो तो देयर आर 3 ways ऑफ डूइंग दैट। पहले क्या कराओ? कंप्लाइंस करा के देख लो। कंप्लाइंस में मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओ। ठीक है, कि दोज हु आर अडॉप्टिंग इट, है ना, दोज हु आर अडॉप्टिंग इट गिव देम रिवॉर्ड्स, एंड दोज हु आर नॉट अडॉप्टिंग इट पनिशमेंट दो उनको। तो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट सेटअप करो, सही है कि नहीं है? फिर दूसरे में क्या है? जो वैसे नहीं मान रहे, फिर उनको कोशिश करो थोड़ा मोटिवेट करने की। कैसे सर? बाय आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स, बाय रिलेटिंग देमसेल्व्स विद देयर रोल मॉडल्स। उनको उनके रोल मॉडल्स जो हैं, जिनको वो फॉलो करते हैं, उनकी कहानियां बताओ। तो दूसरों की कहानियों से रिलेट करके भी लोग कई बार समझ जाते हैं इंटरनली, है ना? फिर लास्ट वाला क्या है? अगर वो दोनों से नहीं समझ पा रहे, सोचो तुमने उनको रोल मॉडल से भी उनको करा दिया रिलेट, कंप्लायंस से भी नहीं मान रहे, तो फिर क्या है? नाउ गिव देम टाइम। ये बात लिखनी है, नाउ गिव देम टाइम, दे विल डू इट देमसेल्व्स, है ना? गिव देम स्पेस, गिव देम टाइम, सो दैट दे अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। ठीक है, सो गिव देम प्रॉपर टाइम। ठीक है, तो ये होता है 3 तरीके, किसने दिए? एचसी केल्विन ने। ठीक है भाई, लो इसको फिनिश करते हैं, रीड मारना है बस। तो लो भाई, लो फटाफट लो। तो डुक 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 डुक। चलो, इसमें क्या लिखेंगे सेकंड स्टेप के अंदर? सर जैसे ही आपने अनफ्रीजिंग कर दी, उनका पुराना बिहेवियर बिल्कुल खत्म कर दिया, क्लीन स्लेट कर दी, साफ कर दी, उनका दिमाग क्लियर, एकदम साफ,
तो क्या करना है उसके बाद, वंस द अनफ्रीजिंग हैज बीन कंप्लीटेड द एंड द मेंबर्स रिकॉग्नाइज द नीड फॉर द चेंज, तो अब क्या करना चाहिए, नाउ देयर बिहेवियर पैटर्न्स नीड टू बी रीडिफाइंड। तो जैसे ही आपने उनके दिमाग को बिल्कुल खाली कर दिया, पुरानी चीजों को बिल्कुल खत्म कर दिया उनके दिमाग से, तो नाउ देयर बिहेवियर पैटर्न्स, न्यू बिहेवियर पैटर्न्स लिख लो, न्यू 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 लिख लो इधर, न्यू देयर न्यू बिहेवियर पैटर्न्स नीड टू बी रीडिफाइंड है, असाइन नहीं है, वापस से उनको नया क्या देंगे, न्यू बिहेवियर पैटर्न्स नीड टू बी, कि भाई पहले तुम ये तौर तरीके करते थे, ये तुम्हारे गलत थे, अब से ये, अब से ये, तो इट्स इट इज नीड टू बी रीडिफाइंड, है ना। तो इसको करने के लिए क्या है, एचसी कैलमैन ने 3 तरीके दिए हैं, 3 मेथड्स फॉर रीअसाइनिंग न्यू पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। तो अब न्यू पैटर्न आगे ना देखो, न्यू ऊपर भी आना चाहिए था, समझिए। तो न्यू पैटर्न्स को सेट लगाने के लिए, नई चीजों को उनको लगाने के लिए एचसी कैलमैन ने 3 तरीके बताए कि पहले क्या कर लो, कंप्लायंस, तो इसको ऐसे याद कर लेना, सी आई आई या आई सी, नहीं सी आई आई ठीक है, तुम गलत कर दोगे फालतू, सी आई आई ठीक है भाई, सी मतलब कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन और इंटरनलाइजेशन, ठीक है भाई। सो तो आई सी आई कर ले, आईसीआई तो हो गया, और तो क्या करेगा, आईआईसी तो कोई मतलब नहीं है, आईसीआई ठीक है फिर तो, लेकिन ये वाला ज्यादा बेटर रहेगा। तुम सीक्वेंस में क्या होता है आपको बताता हूँ, पता है इसका क्या इफेक्ट होता है, देखो आपके बुक में, अब आप देखना साइंटिफिक है थोड़ी सी रीजन इसमें, आपने उस चीज की पिक्चर इमेज कैसे देखी, सी आई आई की, अब आप उसको याद कैसे कर रहे हो, कुछ अलग लेट से, तो अब आपने 2 अलग अलग चीजें पकड़ ली, पिक्चर इमेज इज डिफरेंट, लर्न किया कुछ डिफरेंट, बट व्हेन यू सी द पिक्चर इमेज, अभी आप देख रहे हो ना, जैसे बुक को पढ़ रहे हो तो देख ही रहे हो, तो जब आप देख रहे हो उसको, तो आपके दिमाग में पिक्चर इमेज छपी, वो सी आई आई की छपी, इसीलिए कोशिश करो वो सीक्वेंसेस में याद करने की, क्योंकि क्या होता है जब हम एग्जाम में पॉइंट भूल जाते हैं ना कोई, तो हम वो रिमेम्बरेंस वाली पावर तो नहीं आती, फिर हम उस पिक्चर मेमोरी पे जाते हैं कि अपने वो पिक्चर याद करने की कोशिश करेंगे क्या था उसमें, ऐसे। अच्छा, और अगर ये दोनों सेम होंगे तो पिक्चर मेमोरी भी सेम और याद भी किया वैसे सेम, तो चांस ज्यादा है आपको उससे याद आने का। स्कूल में मैडम बोलती थी ना, तुम कई बार पूछते थे बीएसटी में, सर बोले मैम ये सीक्वेंस में याद करना है क्या, मैम क्या बोलती थी, बोले नहीं नहीं कैसे भी लिख दो, लेकिन जब आदमी कैसे भी याद करता है ना मिक्सअप, उसको कभी याद नहीं आएंगे, वो बीच का अगर कोई पॉइंट मिस हो गया, आप उसे याद ही नहीं कर पाओगे, पता है क्यों, क्योंकि आपके पास आपने तो ऐसे मिक्सअप करके याद किया था, लेकिन अगर कोई चीज सीक्वेंस में याद करते हो तो पता है क्या होता है, जैसे 1 2 3 4, अब 5वें पे क्या है वो आप भूल गए, अब छठे वाला याद आ रहा है, चौथा वाला याद आ रहा है, अब आप दिमाग पे अपनी जाओगे अपने अंदर ब्रह्मांड में, और वो हिट करोगे कि यार चौथे और छठे के बीच में क्या था, आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है, ये सब अलग अलग गेम्स होते हैं याद करने के, समझ रहे हो। खैर कोशिश कीजिएगा, मैं ऐसा करता हूँ, बाकी सबके अपने अपने तरीके आप बना सकते हो। चलिए, सो पहला तरीका होता है कंप्लायंस का, उन्हें कंप्लायंस करवाओ, कंप्लायंस मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट से, समझ रहे हो, मैंने क्या लाइंस बोली थी, क्या लिख के आओगे कंप्लायंस के अंदर, सर कंप्लायंस इज अचीव्ड बाय स्ट्रिक्टली एनफोर्सिंग द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट स्ट्रेटेजी फॉर गुड एंड बैड बिहेवियर, सो दोज हु आर शोइंग गुड बिहेवियर, दोज हु आर अडॉप्टिंग द न्यू थिंग्स, उनको रिवॉर्ड दो, और जो कीड़े कर रहे हैं या प्रॉब्लम कर रहे हैं गिव देम पनिशमेंट, सही है, फियर ऑफ पनिशमेंट। अच्छा, फिर डराओ, क्या करो, डराओ, फियर ऑफ पनिशमेंट, और जरूरत पड़े तो एक्चुअल भी दो, करना पड़ता है ना, खड़ा करना पड़ता है, ओए दीदी खड़ा कर दूंगा मैं भी, फियर ऑफ पनिशमेंट, एंड समटाइम्स यू नीड टू गिव एक्चुअल पनिशमेंट, सही है, और जो अच्छा कर रहे हैं उनको क्या दो, रिवॉर्ड भी दो, तो इससे क्या है, ये कंप्लायंस कराने के तरीके होते हैं, ठीक है साहब। अगला आइडेंटिफिकेशन, इसमें क्या करोगे, उनको उनके रोल मॉडल से क्या करवाओगे, आइडेंटिफाई करवाओगे, कि बोलो देखो तुम्हारे जैसा ही तो उनके साथ भी हुआ था, उन्होंने भी तो इस टाइम पे ऐसी चीजें करी थी, तो ऐसे करो, होता है ऐसा, समझ रहे हो, कभी जीवन में जरूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयज को दिखानी पड़ेगी स्टोरीज किसी ना किसी की, समझ रहे हो, ताकि वो उस सिचुएशन को समझ पाए कि यार वो खुद ही अकेले नहीं है जो जिनमें की स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ रही है, बहुत सारे सब में बनानी पड़ती है स्ट्रेटेजी, सब में बदलनी पड़ती है, सही है कि नहीं है। Identification occurs when members are psychologically impressed upon to identify themselves with some given role models whose behavior they would like to adopt and try to become like them. So उनको शो करो उनके रोल मॉडल्स को,
ठीक है, एंड उनके बिहेवियर को साइकोलॉजिकली चेंज करने की कोशिश करो। कैसे? ठीक है, कि वो जो उनके रोल मॉडल्स हैं उनको उनसे आइडेंटिफाई कराओ। समझ गए मेरी बात? सो दैट दे कैन इम्प्रेस्ड फ्रॉम देम एंड दे वुड लाइक टू अडॉप्ट एंड ट्राई टू बिकम लाइक देम। आगे बस इसलिए तो ऐसा कोशिश कर लो। और फिर क्या है, थर्ड में क्या लिखोगे? इंटरनलाइजेशन। ये क्या होता है? अपने अंदर आंतरिक बदलाव। अब जब सर दोनों चीजों से नहीं उनको समझ में आ रही है तो क्या करो? गिव देम टाइम, अपने आप सीखेंगे। सो इंटरनलाइजेशन इन्वॉल्व्स सम इंटरनल चेंजिंग। आत्म खुद अपने आप चेंज होगी उनकी मामला, समझ गए? सो इंटरनल थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे सर इन ऑर्डर टू एडजस्ट टू अ न्यू एनवायरनमेंट। होता है सर कई बार वो दे आर नॉट, कोशिश कर रहे हैं नहीं कर पा रहे, होती है कई बार, चीजें डिफिकल्ट भी होती है। सो नाउ जबरदस्ती मत करो, गिव देम टाइम। ठीक है, थिंग्स विल चेंज ऑन देयर ओन। जरूरी है सर, है कि नहीं? पीछे पड़ने से तो क्या होगा, है कि नहीं? सो गिव देम टाइम। So they have been given the freedom to learn and adopt new behavior process in order to adjust to a new, okay, new भी क्या, न्यू बिहेवियर कर रखा है इसमें। टाइपिस्ट भी यार शाम को लगाता है। न्यू बिहेवियर प्रोसेसेस, तो सर नए बिहेवियर प्रोसेसेस को क्या करने के लिए जरूरत है? उसको अडॉप्ट करने के लिए टाइम देने की जरूरत है। तो इसमें मेनली आप ये वाली बात लिखना कि गिव देम टाइम। लिखा हुआ नहीं है कहीं पे? लिख लो इधर, गिव देम टाइम टू अंडरस्टैंड ऑन देयर ओन। ठीक है, आपने कोशिश कर ली भाई ऊपर के दोनों तरीकों से लगाने की, बट वो नहीं समझ रहे। सो नाउ गिव देम टाइम सो दैट इट चेंजेस ऑन इट्स ओन। ठीक है, जरूरी है ये तीन चीजें। चलो भाई, अब सुनिएगा, अब क्या जरूरी है, हो गया। अब नई सिचुएशन को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अब अभी कराई तो है, लेकिन करते ही भाई तुमने उनको डाल फ्री छोड़ दिया नहीं। क्या करो उसके बाद? क्या बताया था कल मैंने? सर रीफ्रीजिंग बहुत जरूरी है, अदरवाइज दे विल गो बैक टू देयर ओल्ड बिहेवियर। क्या बताया था मैंने कल? बिल्कुल रियल एग्जांपल है भाई साहब। जैसी उनकी ट्रेनिंग होती है, द फर्स्ट पोस्ट दे आर गिवन इज द फील्ड पोस्ट। आते ही नहीं है 1.5 साल तक परिवार से अलग। इसलिए बोलते हैं, आपको पता है जैसे बोलते हैं ऐसा, उस टाइम पे जब हम मतलब तब तब बताते थे कि आप कभी भी जैसे शादी वादी के लिए बोलते थे कि बोला स्टार्टिंग के 1-2 साल में तो शादी भी मत करना। तो पूछा मैंने बड़े भी ऐसे, बोला क्यों मत करना? तो बोलते बोला बोला शादी करेगा, बोला शादी घर ही खाने को नहीं मिलेगा। समझ रहे? तो ऐसा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग के 1-2 साल आपको वही एंगेज रखेंगे ताकि भाई वो जो आपको ट्रेनिंग दी है वो वक्त खत्म ना हो जाए आपके दिमाग से। समझ लो, आप अगर आप वापस से उसी एनवायरनमेंट में घर वाले पे फिर से आ जाओगे, फिर वही वही प्यार मोहब्बत मोह, माँ बाप का मोह लग होता ही है, अटैचमेंट। समझ रहे हो? तो ये चीज होती है। सो उसको पक्का करने के लिए जस्ट लाइक अ रॉक सॉलिड, कि आपने जो चीज सिखाई वो उसमें पक्का हो जाए, उसमें सेट हो जाए, फ्रीज हो जाए, इसलिए उसको थोड़ा दूर ही रखा जाता है। और ये बिल्कुल सही अप्रोच है। ऐसा सही है कि नहीं है? ऐसा समझे? सो इसको बोलते हैं बेटा रीफ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? रीफ्रीजिंग। फिर से उसको जमा देना, जो न्यू बिहेवियर है ना उसको एकदम नॉर्मल कर देना, कि वो उनकी नॉर्मल लाइफ का पार्ट हो जाए। समझ गए? सो द न्यू थिंग्स बिकम अ नॉर्मल वे ऑफ लाइफ। ये होता है इसके अंदर। तो लिखना है इसके अंदर रीफ्रीजिंग अकर्स। ये कब हो जाता है रीफ्रीजिंग? मतलब when the new behavior becomes a normal way of life, the new behavior must replace the old behavior. सर जब तक आप उनको फ्री मत छोड़ो, जब तक उनका जो न्यू बिहेवियर है पूरा तरीके से किसको रिप्लेस नहीं कर देता, उनके एग्जिस्टिंग बिहेवियर को। समझ रहे हो? जब उनका पुराना वाला पूरा खत्म हो जाए और नया वाला पूरा सेट हो जाए ना, तब जाके समझो कि कुछ क्या हो गई है, रीफ्रीजिंग। समझ में आ गई मेरी बात? एंड इन ऑर्डर फॉर द न्यू बिहेवियर टू बिकम परमानेंट, देखो अगर आप चाहते हो ना कि वो नए बिहेवियर को परमानेंटली सेट हो जाए, उनके अंदर जम जाए, तो इसलिए क्या करना जरूरी है? कल भी बोला था मैंने, उसको कंटिन्यूसली क्या करते रहो, री एनफोर्स। हम क्या करते हैं, एक मोटिवेशन मूवी देखी 2-3 दिन तक तो जोश रहता है, तीसरे दिन ठंडा पड़ जाता है। उसके बाद उसको क्या करो, मोटिवेशन को क्या करना जरूरी होता है, री एनफोर्स करना जरूरी होता है। बार बार और डालो और डालो और डालो, तब तक मत छोड़ो जब तक वो उनका पूरा उनकी नॉर्मल वे ऑफ लाइफ ना बन जाए। समझ रहे हो? इसलिए तो होता है कि हम कोई चीज चालू करते हैं, मान लो जिम जाना चालू किया आपने, 5-7 दिन तो जोश होता है, 5-7 दिन तो बड़ी बात बोल रहा हूँ। समझ रहे हो? उसके बाद आ जाता है संडे। अब पता कर लेना मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, सभी जिम्स में जाके रिसर्च कर लो, पता लग जाएगा आपको कि 6 दिन तो आदमी, मान लो कोई नया आया,
6 दिन तो बढ़िया, बहुत बढ़िया वर्कआउट करता है, बट एक संडे उसको छुट्टी मिल जाती है बीच में, और वो संडे की फिर संडे को नहीं आता, तो संडे की जगह फिर मंडे को भी नहीं आता, क्योंकि अब दिमाग दिमाग जो है वो कह रहा है कि छुट्टी करनी है। समझ रहे हो, मतलब वो खुद को पुश, जो बहुत ही हाईली मोटिवेटेड होता है ना, वो ही उस चीज को ब्रेक आने के बाद वापस उठा पाता है। हर कोई आदमी ब्रेक आने के बाद उठा नहीं पाता। एक ब्रेक संडे आया तो वो क्या करते हैं, बोला बोले यार मंडे को भी नहीं जाया नहीं जाता, मंडे को खाली होता है, शाम को खाली, काफी जिम जो है वो काफी थोड़ा खाली मिलेगा, क्योंकि संडे के बाद हर बंदा वो इतना करेज नहीं ले पाता कि मैं उठूं मंडे को पहुंचू। ब्रेक आ गया ना, तो वही ब्रेक आ जाए तो न्यू बिहेवियर तुमने सिखाया, उसके बाद ब्रेक दे दिया, खत्म हो जाएगा गेम। समझ में आई मेरी बात? तो न्यू बिहेवियर, तो इसलिए कई जो लेजेंड्स है वो क्या बोलते हैं, कोई संडे का गैप नहीं होता, लगातार दर 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 दर, क्योंकि गैप दिया तो गए आगे। बात समझ में? ऐसा होता है जहां आपने लूज छोड़ा दिमाग को, गेम खत्म है। मैं बता रहा हूं ना, गेम तो यहां से चलता है, इधर से, ये और बॉडी दोनों ऑपोजिट कहेंगे, समझ रहे हो? तो इसको आपको सिंक, यहां से सिंक किया तो सब सिंक हो जाएगा। आपको पता है आपके अंदर कुछ चीजें होती है ना, कई बार हम प्रोकास्टिनेट करते हैं, टालते हैं ना काम। जब आपके मन में ऐसी कोई थॉट आए ना, तो भाई साहब गिनती गिनना, 1 2 3 और उठ जाना। मान लो आपको लेट से कोई पढ़ाई करनी है ना, या ट्यूशन जाना है, बोला है ना, अब शरीर क्या कह रहा है, बोला नहीं यार थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। अगर ये थॉट आया, 1 2 3 गिनती गिनो और उठ लो, क्योंकि तुम्हें पता है चौथे वाले, चौथी हुई ना अगर 1 2 3 4 पे, तो तुम नहीं उठोगे, फिर उठ जाओ। सोचना कम है, यही उनका, जो मैं बता रहा हूं ना आपको, जो फौज में जो उनका एक्शन 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 होता है सिर्फ उनका, दे आर नॉट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट वाले भाई, उनका लेकिन काम क्या है, एक्शन। वो इतना सोचते नहीं है ज्यादा, समझ रहे हो, क्योंकि उनको पता है सोचा, अगर 1 सेकंड और सोचा ना, तो हम नहीं उठने वाले, अपन नहीं उठ पाएंगे। आज देखो आप क्लास है, ये क्लास में बहुत सारे लोग नहीं उठ पाए, इसका कारण यही है, बिकॉज अगर आपने 1 सेकंड और सोचा तो यू आर गॉन। समझ लो, 1 2 3 ट्राई टू डू दिस, ये बोल रहा हूं ना जो मैं आपको तरीका, 1 2 3 गिनो और उठ लो, क्योंकि तुम्हें पता है, तुम्हें जैसे समझ रहे हो ना, एग्जांपल्स में कौन से बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीजों में अपन प्रोकास्टिनेट कर रहे होते हैं, बहुत सारे काम अपने पेंडिंग चल रहे हैं, लेकिन हम कर ही नहीं पा रहे। अब आज मान लो कोई चीज अभी करनी है अपने को, है ना, अब अच्छी चीजों में ही परेशानी होती है, तो आपको पता है कि आप उसको डाल दोगे। अगर ऐसा थॉट आ गया तो भाई साहब सीधे गिनती गिनो, 1 2 3 और उठ लो, क्योंकि चौथे वाला होते तुम उठ नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग हैं यार नहीं उठ पाए, आज देख लो आप, है ना। यही तो है, बॉडी, उन्होंने बॉडी की सुन ली, बॉडी मांग रही थी, बोला आराम करूंगी, सर्दी है, कहाँ जाना है, अरे आराम से सर्दी में रजाई में बैठो, नहीं उठा जा रहा। लेकिन अगर आप 1 2 3 करके उठ गए ना, 1 2 3 स्टार्ट, तो आपका काम हो जाएगा, यही काम है। चलिए, तो यही तो है सर, उनको कंटिन्यूसली क्या करो, री करो। अगर आप चाहते हो वो नई चीजें उनकी क्या बैठ जाए, परमानेंट हो जाए, तो ट्राई टू री इट, समझ लो, इट मस्ट बी कंटिन्यूसली री सो दैट दिस न्यू एक्वायर्ड बिहेवियर डज नॉट डिमिनिश और एक्सटिंग्विश। आगे क्या बात समझ में? चाहो तो लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में वो फौजी वाला एग्जाम्पल लिख डालना, नहीं तो भूल जाओगे मे भी बाद में। समझ में आ गया क्या? तो इसी के साथ ये हो जाता है खत्म। अब सुनो सब लोग, लास्ट में 2 लाइन अगर लिख दी तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि और नहीं भी लिखी तो रीड करना, क्यों, केस स्टडी में आ जाती है कई बार। आइए, मैंने देखा है ये वाली लाइन, change process is not a one time application, it is a continuous process due to dynamism and ever changing environment। सोचो, तुमने अभी एक पुरानी वाली को हटा के नई स्ट्रेटेजी डाली, तो तुम्हें क्या लगता है, बोला सर बस अब कुछ साल तो यही रहेगा क्या? नहीं, क्या होता रहता है, एनवायरमेंट चेंज होता रहता है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही चीजें बदलती रहती है, और एक्सटर्नल भी चेंज होती है। तो आपका ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता है जीवन भर बिजनेस में, समझ गए? पुरानी आएगी, पुरानी खत्म होगी, नई चीजें आएंगी, पुरानी जाएगी, नई चीजें आएंगी, ये करते रहना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि एनवायरमेंट कीप्स ऑन चेंज, समझ रहे हो? तो स्ट्रैटेजिक चेंज करते ही रहने पड़ेंगे, ऐसे थोड़ी कभी कभी करते हैं हम, स्ट्रैटेजिक चेंजेस करते ही रहने पड़ते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट क्या है, बहुत ही ज्यादा डायनामिक है। कभी क्या बदल जाएगा, कभी क्या बदल जाएगा, कभी कॉम्पिटिटर ने कुछ कर दिया, कभी मान लो सरकार ने कोई रूल बदल दिया, कभी पॉलिटिकल एनवायरमेंट बदल रहा है, कभी समाज बदल रहा है, कुछ ना कुछ बदलते ही रहता है, कभी कस्टमर की नीड्स प्रेफरेंसेस बदल गई, सो यू नीड टू चेंज द स्ट्रैटेजी, एंड व्हेन यू नीड टू चेंज द स्ट्रैटेजी, ये पूरा अपनाना पड़ेगा आपको। चलो, समझ में आ गया? और एक और लाइन लिख लेना, द प्रोसेस ऑफ अनफ्रीजिंग, चेंजिंग एंड रीफ्रीजिंग, ये 3 जो स्टेप्स होते हैं, कट लेवल में 3 स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से?
अनफ्रीजिंग, चेंजिंग एंड रीफ्रीजिंग। ठीक है, इट इज अ साइक्लिकल वन, साइकिल में चलता ही रहता है सर। ये अनफ्रीजिंग, चेंजिंग, रीफ्रीजिंग, ये चलता रहता है, साइक्लिकल वन है। एट इट रिमेन्स कंटिन्यूसली इन एक्शन। आया समझ में सबको? इसी के साथ ही हो जाता है खत्म। अच्छे से लिख के आइएगा। अब आज का नया टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक। ये हो गया था। कोई ऐसा टॉपिक जो जल्दी हो जाए। एक टॉपिक है स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, वो निकाल लो। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, ये रहा स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। 106। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, क्या होता है स्ट्रैटेजिक लीडरशिप? सुनना भाई, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप बेसिकली जो आपकी टॉप लेवल होती है वही तो होती है स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। स्ट्रैटेजिक चेंज करना है या स्ट्रैटेजी बनाना है, ये किसका काम है? मेनली तो टॉप लेवल का, कॉर्पोरेट लेवल का काम। सही बात है ना? तो वो लोग क्या बनाते हैं? स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। वही लोग क्या डिसाइड करते हैं? विजन, मिशन, ये वही सब डिसाइड करते हैं और उसको फिर बाकियों को कम्युनिकेट करते हैं। उन्हीं का तो काम है ये। अरे ऐसा नहीं तो नीचे वाले थोड़ी करेंगे विजन मिशन डिसाइड। कौन डिसाइड करता है? ऊपर वाले करते हैं, है ना? सो क्या लिखा हुआ है देखो, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप sets the firm's direction by developing and communicating the vision of the future। पहली लाइन क्या बोली कि जिस सर जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप होती है टॉप लेवल बेसिकली, तो वो क्या उसे वो क्या करता है सर? वो क्या करता है? वो पहले विजन को बनाता है, डेवलप करता है विजन और मिशन को, और फिर बाकियों को कम्युनिकेट करता है और इस तरीके से उनको डायरेक्शन दिखाता है। फिर से बोल रहा हूं, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप क्या करती है सर? ऑर्गेनाइजेशन में सभी को क्या दिखाती है? एक डायरेक्शन दिखाती है कि हमारा ये डायरेक्शन रहेगा। कैसे दिखाती है डायरेक्शन? बाय डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग द विजन। पहले विजन बनाती है और फिर उनको कम्युनिकेट करती है और इससे उनको डायरेक्शन मिलती है। हर काम फिर उसी डायरेक्शन में करेंगे वो। सही है कि नहीं है? ऑर्गेनाइजेशन के सारे एफर्ट्स फिर उसी डायरेक्शन में चलेंगे। सही है? ऐसा। नेक्स्ट, और क्या काम होता है लीडरशिप का? लीडरशिप फॉर्मुलेट्स द स्ट्रेटेजीज इन द लाइट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। लिख दोगे ये भी? सर स्ट्रेटेजिक लीडर्स का काम क्या होता है? सर वो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनल और, पहले क्या करते हैं स्ट्रेटेजी बनाने से पहले? इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल। तो सर इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से वो स्ट्रेटेजी भी फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं। सही बात है? ठीक है, फिर क्या करते हैं सर? कई बार हमें स्ट्रेटेजीज को बदलने की जरूरत पड़ती है, तो स्ट्रेटेजिक चेंज भी कौन करता है? वही टॉप लेवल। बदलाव लाने की जो जरूरत है उसके लिए इंस्पायर करना है उनको, वही अनफ्रीजिंग, रिफ्रीजिंग, ये सब कौन करवाता है? स्ट्रेटेजी, वो लीडर्स। सो दे ब्रिंग अबाउट द चेंजेस रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करने के लिए जो बदलाव लाने की जरूरत है वो भी कौन लाएगा? वो भी कौन लाता है? स्ट्रेटेजिक लीडरशिप लाती है, उनका काम होता है ये भी। ठीक है, एंड दे इंस्पायर द स्टाफ टू कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन। और वो स्टाफ को भी क्या करते हैं? इंस्पायर करते हैं अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए, स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये काम होता है बेसिकली लीडर्स का। और भी अभी नीचे आएगा रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडर्स, ये सब भी उसी में ही आता है। ठीक है, चलो तो ये याद से लिख के आइएगा कि वो क्या दिखाता है शॉर्ट में बोले तो। शॉर्ट में कितना शॉर्टेज बना सकते हो सर? क्या दिखाता है? डायरेक्शन सेट करता है ऑर्गेनाइजेशन का, कैसे? वो वैसे। फिर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करता है और फिर क्या करता है? चेंजेस करवाता है। सही है कि नहीं? जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है वो करवाता है। स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी चेंजेस चाहिए वो करवाता है वो। सही है? अच्छा, लीडरशिप वर्ड सर नॉर्मली, अब एसएम के बारे में मत सोचो, नॉर्मल सर लीडरशिप वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? सर लीडरशिप वर्ड जैसे हमने वो नहीं पढ़ा था फर्स्ट डे, पहले दिन, मैनेजमेंट शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? इट रेफर्स टू द की पीपल इन चार्ज ऑफ ऑल द अफेयर्स। और दूसरा फिर क्या बोला था मैंने? मैनेजमेंट रेफर्स टू द सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। वो जो फंक्शंस होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उनके लिए भी यूज किया जाता है। तो वैसे लीडरशिप शब्द का इस्तेमाल दो चीजों के लिए किया जाता है। नंबर वन, इट इज रेफर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ टॉप पीपल। वो जो टॉप लोग होते हैं, टॉप लेवल वाले, उनको हम क्या कहते हैं? लीडरशिप बोलते हैं। उनके लिए भी शब्द यूज किया जाता है। बोले यार वो लीडरशिप से बात करो, हम क्या, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। होती है ना कई बार सिचुएशन आती है, लेट्स से मैं बिजनेस लेवल मैनेजर हूं, तो कोई आया बोला सर बताओ ऐसे करो और ऐसे करें, मैं क्या बोलूंगा? मैंने कहा टॉक टू द लीडरशिप।
हमारा तो इसमें कुछ है नहीं, सही है कि नहीं, वही डिसाइड करेगा। होता है कई बार, जैसे बोलो सर राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा सर, और मान लो आते हो रिपोर्टर्स पूछते हैं उनसे, तो क्या बोलते हैं, जिस दिन चुनाव होता है चुनाव का नतीजा भी आ जाता है, लेट से जीत गई बीजेपी, तो फिर वो आ जाते हैं रिपोर्टर्स, तो सर बोलो बोलो, बोलो सर कौन बनेगा राजस्थान में, कौन बनेगा राजस्थान में, है ना चीफ मिनिस्टर, वो क्या बोलते हैं, बोले वो तो लीडरशिप डिसाइड करेगी। अब यहाँ लीडरशिप शब्द किसके लिए यूज किया, टॉप लेवल हेरारकी में जो टॉप लेवल पे आते हैं उनके लिए, ठीक है। दूसरा, एंड लीडरशिप इज ऑल्सो, और क्या होता है लीडरशिप सर, द एक्ट ऑफ लीडिंग, लोगों को आप लीड कर रहे हो, लीड करना रास्ता दिखाना, ये भी क्या है, लीडरशिप ही होती है। तो डायरेक्शन दिखाना, लीड करना, द एक्ट ऑफ लीडिंग इज कॉल्ड लीडरशिप। आगे बस सुन, आगे बढ़ते हैं, पूरा टॉपिक है, अब सुनिएगा। सो लीडरशिप रोल फॉर अ गुड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो सुनिएगा लीडरशिप का क्या रोल होना चाहिए फॉर गुड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन, मतलब अगर आप स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो उन ऊपर वालों को क्या काम करना चाहिए, क्या रोल उनको प्ले करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए ऊपर वालों को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अब सुनिएगा, यहां पर कई लोगों की तस्वीरें लगी हुई है, इसमें तो दिख नहीं रहा है, ऐसे ऐसे दिखाऊंगा आपको, कलरफुल फोटो उसी में मिलेगी आपको, है क्या, कलरफुल है कि थोड़ी बहुत, रुक जाओ, हाँ लीडरशिप में ही है क्या, फोटो भी है क्या, चेक कर, दिखाना, फोटो नहीं है तो फिर तो, हाँ फोटो ही नहीं है, यही बढ़िया है फिर तो। क्या होता है असली में, ये जो पीडीएफ है ना मेरी वाली, मतलब जो मैंने इसमें डाली हुई है, वो तो कलरफुल ही है इसमें, लेकिन जब वो शो होती है इसमें, जब वो जाती है तो वो पूरा ब्लैक हो जाता है। इसमें वो जो दिख रही है आपको इसलिए तो ब्लैक दिख रही है, वो पता नहीं कुछ सेटिंग्स वेटिंग्स ऐसी करी हुई है इसकी। ये जो फोटोज है ना, वैसे मेरे लैपटॉप में अगर आप खोलोगे तो ये कलरफुल दिखेगी, तस्वीरें दिखेगी आपको, लेकिन वो उसमें नहीं है ना। चलो खैर कोई नहीं, सुनिएगा ये क्यों जरूरी था, मतलब अरे इससे क्या है, मैं रिलेट करता, आपको याद करवाने में थोड़ा इजी रहता कि यार ये वाला काम कौन आदमी करता है। तो हम कई बार को क्या होता है कि लीडरशिप वाले टॉपिक में जैसे होता है कई बार हमें पांचों पॉइंट्स याद नहीं रहेंगे, अब लेकिन उसे याद करने के लिए क्या जरूरी है, अगर मैं कोई आदमी से रिलेट कर दूं, आपको वो आदमी याद आता है एग्जाम के अंदर, फिर समझ में आई मेरी बात, क्या बताता हूँ आपको क्या मतलब है। चलो, सो लीडरशिप रोल फॉर गुड स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, क्या होना चाहिए सर लीडरशिप का रोल, नंबर वन सुनिएगा, पहला, स्टेइंग ऑन व्हाट इज हैपनिंग, सर स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, सर हर चीज के किस पर रहना चाहिए, टॉप पे, ऊपर, इसका बेसिकली मतलब ये है कि आप ऊपर से देखते रहो कि क्या क्या हो रहा है। तो पहला काम क्या है ऊपर वालों का, लीडरशिप का, स्टेइंग ऑन द टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, हर चीज के ऊपर को के ऊपर रहो ताकि आपको हर चीज दिखती रहे, समझ गए। एंड क्लोजली मॉनिटर द प्रोग्रेस, सारी प्रोग्रेस को मॉनिटर करो, समझ रहे हो। एंड सॉल्विंग आउट द इश्यूज, कोई भी इश्यूज आ रहे तो उनको सॉल्व करो, ठीक है। एंड लर्निंग व्हाट ऑब्स्टिकल्स लाई इन द पाथ ऑफ गुड स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, और सीखो कि कौन से जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है, कि कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स आते हैं एग्जीक्यूशन के भी, एग्जीक्यूशन में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको सॉल्व करो, ठीक है, और कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनको, उनसे लर्न करो, उनसे सीखो ताकि आगे कभी वो आए तो उसको आप सॉल्व कर, समझ रहे हो, ऐसा होता है, ठीक है। सो ये काम ऐसा एक किसका रोल होता है, लीडरशिप को ये काम करना चाहिए, ठीक है। ऐसा कौन करता है, अच्छे से किसी के साथ असाइन कर देते हैं अपन, ऐसा बहुत कौन अच्छे से ध्यान रखता है सब कुछ, किसी के नाम जोड़ दो ढंग के आदमी का, मान लो इसमें अपन जोड़ देते हैं मुकेश, नहीं मुकेश के में मैंने कुछ और लिया था, इसमें ले लो किसी का भी ले लो, वो ले लें, क्या नाम है उसका, है आनंद महिंद्रा का, इसमें उसका यार मैं किसी और में डाल सकता हूँ, आनंद महिंद्रा का किसी और में डाल देंगे, इसमें कोई और ले लो, वो क्या नाम है, मूर्ति, नारायण मूर्ति, मान लेते हैं। कौन काम, भाई बोल वो सही रहे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पता है, लेकिन
एम्प्लॉय को बोलना नहीं चाहिए। जब आप खुद एंटरप्रेन्योर होते हो ना, तो भाई आदमी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आदमी काम ज्यादा करने के लिए वो होता है। मैं कभी जॉब में है ना, नो वन हैज द गट्स टू टेल मी कि संडे को आ जाऊं मैं। भाई साहब मैं कभी संडे को मेरे को बुला नहीं पाया। एक बार किसी ने बोला होगा, एक दो बार पहले मैं यहाँ पे भी पढ़ाया था, पहले बीच में, तो यहाँ पे मेरे को बोला सर संडे को भी पढ़ाता। मैंने कहा भैया यहाँ पर नहीं पढ़ाते। तो यहाँ तो चलो नहीं थी, वहां पे भी मैं कभी संडे को नहीं गया। लेकिन बट आफ्टर देन आई रियलाइज किया अगर खुद का काम है, खुद के काम में तो यू शुड पुश, और पुश करो और काम करो, और जितना करोगे उसका फायदा किसको है? मुझे। ये नौकरी में लेकिन मैं जितना पुश करूंगा, स्पोर्ट्स कार कौन खरीदेगा? ओनर। समझ रहे हो? वहां ज्यादा नहीं, समझ रहे हो ना ये बात? वहां आपको बोलना नहीं चाहिए था उसको वो चीज। देखो एक और आपको बताता हूँ, कई बार हम डेडलाइंस को पुश करते हैं ना, तो बोलो मत आप। ये भी मैंने भी खुद बाद में सीखा। पहले ही अगर आप किसी को बोल रहे हो अब हम खींचने वाले हैं, तो तुम पहले ही उनके माइंड में डाल दिए कि अब आप ऐसे करो। उनके बिना माइंड में डाले वो काम करो, तो काम हो जाता है कई बार। समझ गया मेरी बात? ऐसा। तो जैसे आपको मैं बोलूं कि यार 40 किलोमीटर तुम्हें चलाना है, अब सोचो, तुम्हें अगर मैं पहले ही बोल दूंगा कि 40 किलोमीटर चलाना है, तुम चल नहीं पाओगे, सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर कई लोग क्या ट्राई करते हैं, 20 तक तुम चल लिए मान लो, अब 20 के बाद बस आ गया, बस आ गया, ऐसे बस आ गया करते करते पहुंचा देते हैं। यही तो है गेम, साइकोलॉजी का गेम है साहब। इधर से चल, सब माइंड से चलता है हर आदमी के। तो इस बात को समझ गए आप? ठीक है, तो नारायण मूर्ति मान लेते हैं, ऐसे उससे साइन कर दिया अपन ने ये बात, क्योंकि अगर अपन मान लो हो सकता है ये बात भूल जाए, नाम याद आ जाना चाहिए। मूर्ति 5 लीडर्स के नाम से असाइन करूंगा मैं, ठीक है? समझ में आ गई मेरी बात? तो मूर्ति ने क्या बात, मूर्ति क्या करता है सर? स्टेइंग ऑन टॉप व्हाट इज हैपनिंग, इसको आदत में डालो बोलने के। क्या करता है मूर्ति? स्टेइंग ऑन टॉप, हमेशा टॉप पे रहता है, जो भी सब हो रहा है उसके ऊपर से देखता रहता है। समझ रहे हो? मॉनिटर, क्लोजली मॉनिटर्स द प्रोग्रेस, सॉल्विंग आउट द इश्यूज एंड लर्न्स फ्रॉम द ऑब्स्टिकल्स, जो भी विच लाइज इन द पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के पाथ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनसे सीखता है। सीखना जरूरी है। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसा। सेकंड पॉइंट अब सुनिएगा, प्रमोटिंग है। और क्या काम होता है सर लीडर का? प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ एस्प्रेट इकॉप्स, मतलब यूनिटी। यूनिटी जैसा कल्चर एक डेवलप करना, उसको प्रमोट करना किसका काम होता है? ऊपर वाले लीडर्स का काम होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होनी चाहिए? स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इसमें भी था बीएसटी में एस्प्रेट इकॉप्स। तो फिर प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ एस्प्रेट इकॉप्स एंड दैट, ऐसा कल्चर डेवलप करना ये भी किसका काम है? ऊपर वालों का। ऐसा कल्चर डेवलप करना, ऐसी यूनिटी बनाना जो मोबिलाइज करे ऑर्गेनाइजेशन को, एनर्जाइज करे मेंबर्स को, जोश बढ़ दे उनके अंदर, टू एग्जीक्यूट द स्ट्रेटेजी इन द कॉम्पिटेंट फैशन एंड परफॉर्म एट अ हाई लेवल। समझ रहे हो मेरी बात? ये है बात। बेटा कितना मोबाइल चलाएगा? सुबह से मोबाइल चला रहा है तो ऐसे कौन तेरे को मैसेज कर रही है? सुबह से चला रहा है, देख मैं बोला अबू मैं देख तो मैं बहुत स्टार्टिंग से रहूं। कहाँ लगा पढ़ाई से? क्या डाउनलोड कर रहा है? पढ़ाई बेटा मोबाइल से दूर कर लो अपने आप को, अगर सीए बनना है तो। आप सभी को बता रहे हैं, अब कुछ भी ले ले भाई, क्या ही फर्क पड़ता है? समझो, मोबाइल से दूर नहीं करोगे अपने आप को तो आप कुछ नहीं बन पाओगे। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ का यही है। चलो, तो याद रखिएगा सब लोग, क्या काम होता है लीडरशिप का? क्या काम होता है? प्रमोटिंग अ कल्चर, एक ऐसा बढ़िया कल्चर बनाना जहां यूनिटी, स्ट्रेंथ है ना, इसको बढ़िया सब लोग यूनाइटेड रहे। सो इससे क्या होगा? इट विल मोबिलाइज एंड एनर्जाइज द मेंबर्स, ठीक है, ताकि काम को हाई लेवल पे परफॉर्म कर सके। आगे बात समझ में? ऐसा। तो ऐसा कौन करता है? मान लो किसको जोड़े? एस्प्रेडी कॉप्स, रतन टाटा, सबको साथ में लेके चलते हैं। नहीं लेकिन उनका ना उनका तो इधर आएगा फोर्थ वाले में, उनका फोर्थ वाले में यूज करता है, उनका उनकी जगह नहीं चेंज कर सकते, उनकी तो फिक्स है मेरे मन। ये किसको दोगे आप? धोनी को दे देते, चलो एमएसडी, महेंद्र सिंह धोनी को एनर्जाइज करते हैं और सबको मिला के रखते हैं। समझ? यार नहीं 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 नहीं, ये तो मैंने उसको दिया था यार, याद आ गया यार, दो ओवर अपना वो विराट विराट कोहली, किससे? एनर्जाइज वाली बात से। समझे? एनर्जाइज वाली बात से, देखते ही हो आप। तो बस ये काम भी सबको एनर्जी में बना के रखता है, समझ रहे हो? हाई लेवल पे परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करता है, तो ये काम होता है उनका। थर्ड वन, अब सुनिएगा, यहां मुक्कू का नाम लेता हूं मैं हमेशा, मुकेश।
अंबानी, समझ रहे हो? मुकेश अंबानी क्या करता है, उससे कैसे, मतलब क्या रोल होना चाहिए टॉप लेवल का? सर, कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग कंडीशंस। सर, ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा क्या रखना, जब भी चेंजिंग कंडीशंस आती है तो उनको रिस्पॉन्सिव रखना, फटाफट से रिस्पॉन्ड करना। अलर्ट फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, ऑलवेज अलर्ट, चौकन्ना, चौकीदार की तरह, कुछ भी चेंज हुआ फटाफट से रिस्पॉन्ड किया। आई कि नहीं आई बात समझ में? कीप दी ऑर्गेनाइजेशन बबलिंग विद न्यू आइडियाज, ये वर्ड याद रखना, बबलिंग विद वैल्यूएबल कॉम्पिटेंसीज एंड कैपेबिलिटीज। ऑर्गेनाइजेशन में बबल करते रहना भाई साहब, नई नई और कैपेबिलिटीज डेवलप करते रहना, कुछ नया 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 नया, ठीक है? और innovative ideas and keep the organization always ahead of the rivals in developing competitively। सर, कंपटीशन में हमेशा आगे रहने के लिए रहना, ये सब किसका काम है? मुक्कू का। सर में आगे मेरी बात, तो ये तीन, ये अभी तक आपने कितने रोल्स पढ़े? तीन। एक, स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, पूरा वर्ड कोशिश करो उसको याद करने की, लिख लिख के याद करना है पेपर में, ठीक है? फिर कौन, अगला काम किसका है? विराट कोहली का क्या करता है? वो ये सब करता है। फिर मुक्कू क्या करता है? वो ये सब करता है। रतन टाटा साहब क्या करते थे? उनके जैसा लीडर क्या करता था? उन्होंने भी एक बात सिखाई, ऐसा समझो कि हर लीडर एक बात सिखा रहा है आपको। तो रतन टाटा साहब ने क्या सिखाई? एक्सरसाइजिंग एथिकल लीडरशिप। एथिकल, समझ रहे हो? एथिक्स, मॉरल्स, प्रिंसिपल्स, इंसिस्टिंग दैट द कंपनी कंडक्ट इट्स अफेयर्स लाइक अ मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन। सबको ये इंसिस्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन को पुश करना कि कैसे बिहेव करे वो एक मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन की तरह, एक अच्छे सिटीजन की तरह वो बिहेव करे, और अपने अफेयर्स, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से, एक देश के भले के लिए क्या करे, काम करवाए। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ये उन्होंने सिखाया, ठीक है? उन्होंने इंसिस्ट किया दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क लाइक अ मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन। तो ऐसे ही लीडर्स को ये काम करना चाहिए। किसके जैसा करना चाहिए? रतन टाटा साहब के जैसा करना चाहिए। लिखो बेटा, रतन टाटा साहब। समझ में आ गया? लास्ट, पुशिंग करेक्टिव एक्शंस टू इंप्रूव द स्ट्रैटेजी। सर, स्ट्रैटेजी में होता है कई बार चेंजेस करना, मतलब थोड़े करेक्टिव एक्शंस, है ना, छोटी मोटी गड़बड़ियां रह जाती है, तो उनको फटाफट आइडेंटिफाई करके उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेना। समझ रहे हो? पुशिंग करेक्टिव एक्शंस टू इंप्रूव द स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन एंड ओवरऑल स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए करेक्टिव एक्शंस लेना, ठीक है? कहीं गड़बड़ी हुई तो उसे फटाफट से पहचान के उसे ठीक करवाना। ये ऐसा कौन करता है, ऐसा कौन सिखाता है? अब आप लिख लो यहाँ पे महेंद्र एंड महेंद्र, कि फटा कोई भी कमी आती है उसको बाद में क्या करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है। आप डालो ट्विटर पे, कोशिश करता है उसके ऊपर वर्क करने की। समझ रहे? ही इज द मोस्ट एक्टिव, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव पीपल ऑन ट्विटर, जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो ओनर्स की बात करें तो बहुत एक्टिव भी है, रील्स वील्स भी देखता है वो, जैसे आम नागरिकों की तरह। उसने कई बार ऐसा हुआ है कि कोई रील देख के उसको लगा है कि यार इसको मेरे को गाड़ी देनी चाहिए, देके आया गाड़ी। समझ रहे हो? कोई जैसे कोई डिसेबल्ड था, उसकी कोई रील आई, तो उसके लिए उसने गाड़ी बनवाई और वो भेजी है। समझ रहे हो? उस हिसाब से गाड़ी बनवा के भेजी है। ऐसी एक वो थी हमारे, जो बहुत ही क्या प्यारी बच्ची है, वो उसका नाम है वो क्या नाम है, शीतल नाम है, ऐसा कुछ नाम है, शीतल ऐसा कुछ, जो JNK की थी और पैरा ओलंपिक्स में शूटर थी। क्या मोटिवेशन है वो इंसान के लिए यार, क्या सिखा के जाती है वो लड़की आपको। दोनों हाथ नहीं है उसके, पैर से आर्चरी कौन कर सकता है यार? पैर से आर्चरी करना सीखा उसने, पैर से आर्चरी करती है, दोनों हाथ नहीं है। समझ रहे हो? खेच किससे, वो जो होता है उसका अंदर, जो खींचते हैं अपन उसके अंदर, वो से आदमी इतना टाइट होता है ना, वो मैं आपको रियल वाला बता दूं, आपको रियल वाला, जो रियल बो एंड एरो होता है ना, इतना टाइट होता है ना, वो नॉर्मल आदमी से हाथ से ना खींचता, वो मुंह से खींचती है उसको, क्योंकि हाथ तो है नहीं। और उसमें कैसे वो बुल साई पे मारती है बिल्कुल बीच में, कितना ट्रेनिंग होगी, क्या मोटिवेशन है, आप समझो। सब कुछ होने के बावजूद आज आदमी हिल नहीं पा रहा, अपना काम नहीं कर पा रहा ठीक से, आलस के कारण, टालने के कारण। वो लड़की से कितना मोटिवेशन है सीखने को, सोचो कितना मिलता है अपने को, मिलता है। समझ रहे हो? बहुत बड़ी बात। देखिए, देखिए आपने फोटो सबने उसकी, नहीं देखी कभी? दिखा दो, क्योंकि लीडरशिप तो है।
क्या करोगे? अबे ये जो सो रहे हैं ना घर पे बैठ के, इनको दिखाऊंगा। ये जो घर पे बैठ के सो रहे हैं, जिनको अपनी लाइफ में, अरे क्या नाम है, शीतल देवी, फिर उसको आनंद महिंद्रा ने क्या दी, उसके हिसाब से गाड़ी बनवाई, नई वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो, और गिफ्ट करी उसको। दिस इज अ गुड जेस्चर, उनको रिस्पेक्ट करने का। बता दो लोगे भाई, बहुत सब कुछ होते हुए भी अपन कुछ ना करना सबसे बड़ी शर्म की बात होती है। जिसके पास कुछ नहीं होता, आप देखो कैसे हासिल किया जाता है, कैसे बुल साइड भी मारा था इसने शॉट। समझ रहे हो मेरी बात? जिसके हाथ नहीं है, आप सोचो जरा, इसकी चिन, ये टेढ़ा, आपको पता है इसकी, ये इसलिए देखेंगे, ये प्रेशर तो इससे ले रही है ना सारा। खैर, ये है, क्या इसका माइंड होगा, मैं तो उसमें शौक हूं। इट्स नॉट अबाउट द फिजिकल एबिलिटीज और डिसेबिलिटीज, इट्स अबाउट, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट हर माइंड। क्या ये सोचती होगी, सोच कैसे ये पुश करती होगी खुद को, ये है असली चीज। समझ रहे हो मेरी बात? फिजिकल एबिलिटीज तो भगवान देख के और लेके के भेजता है, माइंड तो, माइंड तो हर आदमी का, जैसे क्या होता है देखो, माइंड तो जब बच्चा था तो सभी बच्चे ही थे ना, कैसे इंसान बनाता है अपना माइंड, अब ये बहुत बड़ी बात है। तो ये है, चलिए देखिएगा भैया, कोशिश कीजिएगा, ट्राई टू बिकम लाइक देम। सो यही इसलिए तो पढ़ रहे हैं, मेरे टॉपिक क्या नाम है, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। तो किसकी तरह बनना है हमको, ये जो नाम हमने पढ़े, समझ रहे हो? सबसे पहला नारायण मूर्ति, दूसरा कौन था ऐसा, ये भूलना नहीं कभी, एनर्जाइज वर्ड से याद आना चाहिए। विराट कोहली याद नहीं आता तुमको तो फिर देख लो, फिर तुम्हें गाली देगा वो। फिर बबलिंग विद द न्यू आइडियाज, ऑलवेज रेडी, ऑलवेज अलर्ट फॉर न्यू थिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज। अंबानी वर्क्स लाइक अ मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से काम करना चाहिए, मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन की तरह। कौन बोलता है? और लास्ट, पुशिंग द करेक्टिव एक्शंस, चीजों को, ठीक है, अगर कम गड़बड़ी हो भी गई तो उसे करेक्टिव एक्शंस फटाफट से लेना, अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करने के लिए करेक्टिव एक्शंस लेना। ये कौन सिखाता है? ऐसा भी लीडर को करना चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए, तो अब वो था रोल, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रोल होता है कि ये उनको करना चाहिए, उनका ये काम है, और ये क्या है, ये जिम्मेदारी है। समझ लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सुनिएगा भाई, क्या क्या जिम्मेदारियां होती है इनकी। नंबर वन, सर डिसीजंस कौन लेता है? यही लेते हैं। ऑल द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस किसकी जिम्मेदारी होती है? ऊपर वालों की, लीडरशिप की। और क्या काम होता है उनका? फॉर्मुलेटिंग, अभी पढ़ा था ऊपर, स्ट्रेटेजीज बनाने का काम किसका होता है? ऊपर वालों का ही होता है। सो फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज, अरे पॉलिसी मतलब स्ट्रेटेजी होता है। तो स्ट्रेटेजीज बनाना, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी एक्शन प्लान्स बनाना, कैसे उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये भी कौन बनाता है? स्ट्रेटेजिक लीडर्स बनाते हैं। अगला, इंश्योरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, ये इंश्योर करना, कोई कंफ्लिक्ट्स ना हो, कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सभी लेवल्स के बीच में। समझ रहे हो? किसी को कोई मेजर इश्यूज ना हो, इसलिए क्या जरूरी है? कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कम्युनिकेशन, जिसपे हर कोई ध्यान नहीं देता। अरे क्या होता है कम्युनिकेशन, क्या करना बेटा, छोटे इश्यूज बड़े कब बन जाते हैं? जब आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होता। समझ में आ गई मेरी बात? नेक्स्ट, मैनेजिंग द ह्यूमन कैपिटल, और क्या काम होता है ऊपर वालों का? ह्यूमन कैपिटल को मैनेज करना, कैसे? अपनी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप स्किल्स से, ठीक है। और सुनिएगा, मैनेजिंग द चेंज, टॉपिक पढ़ा कल अपन ने, यही तो पढ़ रहे थे कल टॉपिक। स्ट्रेटेजिक चेंज को मैनेज करना किसका काम है? ऊपर वालों का। कर्ट लेविन यूज कर सकते हैं उसके लिए, वो वाला पहले वाला मॉडल यूज कर सकते हैं, पढ़ा था ना अपन ने, हाउ टू इनिशिएट द चेंज, हाउ टू। तो एक चेंज को मैनेज करना किसका काम है? उसी का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चेंज को मैनेज करना, ह्यूमन कैपिटल को मैनेज करना, कम्युनिकेशन सेटअप करना इफेक्टिव, स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलेट करना किसका काम है? स्ट्रेटेजिक लीडरशिप का। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे हाईलाइट कर लो बेटा। डिसीजंस लेना, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेना, ठीक है। पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना उनका काम होता है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव सेटअप करना उनका काम होता है, और ह्यूमन कैपिटल को मैनेज करना, चेंज को मैनेज करना, क्योंकि रेजिस्टेंस आता है चेंज करवाते हो तो, ठीक है। और क्या काम होता है इनका? क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर, कल्चर अच्छा, कल्चर अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो एक अच्छा कल्चर डेवलप करना और उसे सस्टेन करना, पहले तो बनाना, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा कल्चर बनाना और उसे लंबे समय तक
सस्टेन करना उनका काम होता है। और लास्ट, सस्टेनिंग हाई परफॉर्मेंस ओवर टाइम, हाई परफॉर्मेंस को सस्टेन करना लॉन्ग टाइम तक, ये काम होता है, जिम्मेदारी होती है किसकी? टॉप लीडरशिप की। समझ में आ गई मेरी? क्लियर है क्या सभी को यहां तक? ठीक है, अब ये स्टार्ट में नहीं करूंगा, अभी स्टार्ट करूंगा तो एंड भी नहीं होगा। ठीक है भाई, चल।